किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह किसान मोर्चा राजनाथ सिंह किसान मोर्चा राजनाथ सिंह किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजयपाल सिंह जी तोमर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, किसान मोर्चे के महामंत्री संगठन आदरणीय हृदयनाथ सिंह जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश जी शर्मा और दूसरे हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, मंच और मैदान में बैठे मेरे किसान मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यसमिति के सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि 2 दिनों से लगातार आप लोगों की किसान मोर्चे की यह बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां चल रही है। मैं जानता हूं किसानों से जुड़े हुए अहम सवालों पर, उनकी अहम समस्याओं पर आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक चर्चा की होगी और समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है इस संबंध में भी आपने विचार करने के बाद कुछ न कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करने का भी फैसला किया होगा। इतना मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो भी आपके द्वारा सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अमल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यह मैं आपको लेकिन आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यदि मैं उपस्थित हूं, जिस स्थान पर मैं उपस्थित हूं, उस स्थान, यह स्थान जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश में माने जाने वाले नेता के रूप में जिनकी एक साख रही है, ऐसे 2 नेता हैं जिनका मैं नाम का उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी टिक है, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिक है। और कुछ भी कहने के पहले मैं इन दोनों किसान नेताओं के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी हस्तियां हैं जो किसानों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रही हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव वह प्रयत्नशील भी रही। इसीलिए मैंने उनके नामों की यहां पर विशेष रूप से चर्चा की है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 में 2011 में एक सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस आया था। सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो था, उस अनुसार इस देश में लगभग 18 करोड़ किसान परिवार हैं और सेंसस का यह कहना है कि 73% 73% के आसपास किसान हैं। उस सेंसस का कहना है जो 2011 का सेंसस, जहां पर देश में गांवों की संख्या का सवाल है, 6.5 लाख के आसपास गांवों की संख्या है और लगभग 18 करोड़ किसानों के परिवार हैं। भारत को यदि हम समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या की उपेक्षा करके हम अपने लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और मैं मानता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद इस समुदाय की उपेक्षा हुई है और उसी का यह परिणाम रहा है कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वालों की संख्या भारत में बहुत बड़ी है, उनका प्रतिशत बहुत बड़ा है। शायद किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए ध्यान दिया गया होता आजादी हासिल होने के साथ ही, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारा भारत
दुनिया के विकसित देशों की कतार में ही न खड़ा होता, बल्कि दुनिया का सबसे धनवान देश हमारा यह भारत बन गया होता। क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स, न तो जन संसाधन की कमी है और न प्राकृतिक संपदा की कमी है। लेकिन सब कुछ होते हुए जो ध्यान दिया जाना चाहिए था इस कृषि क्षेत्र पर, वह ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन इस सच्चाई को नकारेगा? पहली बार गांवों की तरफ विशेष ध्यान देने का काम किसी सरकार ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। उनका मानना था कि गांव रहने के योग्य बनने चाहिए, गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं होना चाहिए। क्या किया उन्होंने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान के हर गांव को हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। सड़कों से जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा, कैसे वहां पर बिजली की व्यवस्था हर गांव तक हो, इसके बारे में उन्होंने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया था कि 2012 आते आते इस हिंदुस्तान का एक गांव भी शेष नहीं बचेगा जहां की हर घर तक बिजली न पहुंच जाए और किसानों के लिए विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था न कर दी जाए, ऐसा एक गांव भी शेष नहीं बचेगा। पहली बार यह सिलसिला उन्होंने शुरू किया था। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेशनल हाईवे, आज जिस हाईवे से मैं आया हूं दिल्ली से चलकर यहां पर, मैं समझता हूं कि इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा यदि किसी ने दी थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। और मैं कह सकता हूं कि भारत में कनेक्टिविटी का रिवॉल्यूशन यदि किसी शख्सियत ने लाया है तो उस शख्सियत का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। कनेक्टिविटी का रिवॉल्यूशन यह अटल जी ने लाया है। और आज हमारी सरकार है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि साहब अभी तक हुआ क्या, वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसी सरकार में मैं नजदीक से मैं देख रहा हूं, गांव और किसानों की समस्याओं पर बराबर चर्चा भी होती रहती है, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा होती रहती है। और मैं कह सकता हूं मित्रों, विश्वास के साथ जनता के बीच जाकर यह कहो कि हमारी सरकार गांव और किसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम इस हकीकत को समझते हैं कि जब तक हम गांवों को विकास और सुशासन की ताकत, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की ताकत हम गांवों को नहीं देंगे, तब तक भारत को धनवान भारत नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए गांवों को कैसे डेवलपमेंट की और गुड गवर्नेंस, विकास की और सुशासन की यह ताकत कैसे दी जाए, इस दिशा में हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, उसकी लोगों ने आपके बीच आकर चर्चा की होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या कारण है कि आजादी के इतने वर्ष हो जाने के बावजूद आज तक बामुश्किल कृषि योग्य भूमि 35 से लेकर 40% तक केवल सिंचित हो पाई है? कौन जिम्मेदार है? हम लोगों का संकल्प है, समय लगेगा कुछ, लेकिन एक लक्ष्य, जिस प्रधानमंत्री इस कृषि सिंचाई योजना की चर्चा अभी श्री विजय पाल सिंह जी तोमर कर रहे थे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप देख लेना, एक साल के अंदर ही 2015-16 के वित्तीय वर्ष में ही 100 जिलों में, इस हिंदुस्तान के 100 जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रभावी तरीके से लागू कर दी जाएगी। सारे देश भर में इस योजना को लागू करने में मैं समझता हूं कि बामुश्किल 4 से लेकर 5 वर्ष लगेगा। देश बड़ा है, छोटा देश नहीं है। हम किसी भी योजना को कार्यान्वित यदि करने का फैसला भी करते हैं नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों ने तय किया, सोच है, कम से कम हमारी नीयत पर, हमारे विजन पर कोई सवालिया निशान तो नहीं लगा सकता कि हम गांवों की बुनियादी समस्याओं को समझते नहीं हैं
और उन बुनियादी समस्याओं का हम समाधान नहीं करना चाहते, यह तो कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता। हम लोग जानते हैं बड़ी समस्या किसानों की सिंचाई की है। इसलिए पहला कदम हमारी सरकार ने उठाया है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक योजना बनी थी, अब आगे वह योजना नहीं बढ़ पाई, नदियों को जोड़ने की, ताकि सूखे और बाढ़ के संकट से इस देश के किसानों को निजात दिलाई जा सके। इसीलिए उन्होंने प्रारंभ किया था। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, गुजरात के नर्मदा से सौराष्ट्र तक जो लीवर लिंकिंग का काम हुआ है, जो नहर निकली है, उसके परिणाम स्वरूप नर्मदा से लेकर सौराष्ट्र तक हरियाली आई है। और यह मध्य प्रदेश में भी 2 नदियों को जोड़ने का काम पूरा हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। और हमारी सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान की जिन जिन नदियों को जोड़ा जा सकता है, सारी नदियों को जोड़ा जाए, ताकि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को सूखे और बाढ़ के संकट से निजात दिलाई जा सके। इस काम को ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और इसे पूरा करेंगे। किसान अनभिज्ञ रहता है, नहीं जानता कि हमारी मिट्टी की क्या क्या क्वालिटीज हैं, कौन सी फसल इसमें बोनी चाहिए ताकि सर्वाधिक उपज हो सके। सॉयल हेल्थ कार्ड का फैसला हम लोगों ने किया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सॉयल हेल्थ कार्ड का फैसला पहली बार हम लोगों ने किया, इसके पहले भी हुआ, लेकिन जो प्रभावी तरीके से सॉयल हेल्थ कार्ड की इस योजना को सारे देश भर में लागू करना चाहिए था, हर किसान तक इस कार्ड को पहुंचाना चाहिए था, वह संभव नहीं हो पाया। क्योंकि सॉयल हेल्थ को टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरीज चाहिए, जो प्रयोगशालाएं चाहिए, वह प्रयोगशालाएं नहीं रही, बहुत ही कम रही। इस कारण सॉयल हेल्थ कार्ड जितना उपयोगी होना चाहिए उतना उपयोगी नहीं हो पाया। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2015-16 में हम लोगों का फैसला है कि केवल 1 वर्ष के अंदर 5 करोड़ किसानों को हम लोग सॉयल हेल्थ कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 5 करोड़ किसानों, और 2016-17 में 9 करोड़ किसानों को हम सॉयल हेल्थ कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जहां तक सॉयल हेल्थ लैबोरेटरी का सवाल है, 2014-15 में 79 नंबर, 2015-16 में इसे बढ़ाकर, मैंने इसके अतिरिक्त 109 सॉयल हेल्थ लैबोरेटरी खोलने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। मैंने 1 वर्ष के अंदर 2016 और 17 के अंदर ही इतने सॉयल हेल्थ लैबोरेटरीज खोलने का फैसला हम लोगों का हुआ है। और इन चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, जो हमारे प्रतिपक्षों के द्वारा यह चर्चा की जा रही है कि किसानों के लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए यह सरकार नहीं कर रही है, उसे बताना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इसे भी देश जानना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अपने किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं का यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर जन जन तक जाएं। वस्तु स्थिति क्या है, यथार्थ क्या है, इससे लोगों को अवगत कराएं। और एक जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। 300 करोड़ की व्यवस्था हो चुकी है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सारे देश भर में लगभग 8000 क्लस्टर्स बनाए जा चुके हैं। बहुत सारे क्लस्टर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम भी शुरू हो चुका है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटीज की बात की थी, स्मार्ट सिटीज की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब भारत तो गांवों का देश है, भारत की आत्मा यदि कहीं बसती है तो भारत की गांवों में भारत की आत्मा बसती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी केवल स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। बहनों भाइयों, उन्होंने केवल स्मार्ट सिटीज की बात नहीं की थी, उन्होंने स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट गांव भी बनाने की बात कही। और हम लोगों का यह फैसला है कि हम लोग
पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रर्बन मिशन है, रूरल अर्बन मिलाकर रर्बन बनाया है, जो रर्बन मिशन है, इसके अंतर्गत 300 स्मार्ट विलेज हम लोग 1 साल के अंदर बनाएंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है। 1 साल के अंदर 300 स्मार्ट विलेज बनाएंगे, जिसमें हर प्रकार की डिजिटल कनेक्टिविटी होगी, सफाई होगी, बिजली होगी, पढ़ाई की व्यवस्था होगी, स्वच्छता और सिंचाई की व्यवस्था होगी, सड़क होगी, स्ट्रीट लाइट होगी, हर घर में शौचालय होंगे। सारी जितनी एक स्मार्ट विलेज में व्यवस्था होनी चाहिए, वह सारी व्यवस्था लगभग 300 गांवों में पहली किस्त में करने का हम लोगों ने यह फैसला किया है। यह मॉडल स्मार्ट विलेज होंगे, ताकि लोग इन गांवों को देखें और तब उन्हें यह समझ में आएगा कि सच में हमारे गांव को भी इसी प्रकार के स्मार्ट विलेज होनी चाहिए। गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए। जब तक बिजली नहीं पहुंचेगी तब तक हम गांव का जैसा विकास करना चाहते हैं वो विकास नहीं संभव हो पाएगा। तो उसके लिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की है। और डंके की चोट पर विश्वास के साथ आप जाकर बोलो कि 2020 समाप्त होते होते हिंदुस्तान के गांव गांव तक हमारी सरकार बिजली मुहैया कराएगी, गांव गांव तक बिजली उपलब्ध कराएगी। विश्वास के साथ आप ये बोल सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि डिटेल में जाकर चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक योजना की चर्चा यहां पर मैं करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्यों चर्चा करना चाहता हूं? पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, 1969 में जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने यह प्रचार किया था गरीबों के बीच कि अब तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, बैंकों से गरीब कम से कम ब्याज दर पर, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कर्ज लेना चाहेगा तो बैंक को कर्ज देना उसकी मजबूरी होगी, कर्ज देना ही पड़ेगा उसे। और यह चर्चा सारे देश भर में फैलाई थी। लेकिन आप जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बावजूद हिंदुस्तान के हर परिवार के बैंकों में खाते नहीं खुल पाए थे। नेशनलाइजेशन होने के बावजूद उनके अकाउंट बैंकों में नहीं खुल पाए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि हमने लगभग 99% परिवारों के बैंकों में खाते खोलने में कामयाबी हासिल की है, पहली बार यह हुआ। और हमारी सरकार का उस समय यह भी फैसला था, जिसके पास पैसा नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहता है, उसका भी बैंक अकाउंट खुल सकता है। और जीरो बैलेंस अकाउंट हम लोगों ने खोला था, परिवारों ने खोला था। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय अकाउंट खुले थे, जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी उस व्यक्ति का एक भी पैसा उसके खाते में नहीं था। यह परसेंटेज लगभग 73% था। आज उन्हीं गरीबों ने इतना पैसा जमा कर दिया है अपने अकाउंट में, इतना पैसा जमा कर दिया है कि सारे देश भर के इस धनराशि को मिलाकर देखा जाए तो 27,000 करोड़ इस हिंदुस्तान के किसानों ने बैंक के खाते में पैसा जमा कर दिया, 27,000 करोड़ जमा कर दिया। और आज जब खुला था यह अकाउंट तो यह परसेंटेज 73 था, लेकिन आज वह परसेंटेज लगभग 35 to 36% रह गया। मुझे विश्वास है कि जिस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यदि ऐसे ही हम आगे चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं है, शायद हिंदुस्तान में एक भी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा, बल्कि हर अकाउंट में कुछ न कुछ धनराशि होगी। सब्सिडी की चर्चा हो रही थी, यह बात सच है। हम किसानों को अथवा किसी को कोई सब्सिडी देना चाहते हैं तो वह सब्सिडी सीधे उसके अकाउंट में पहुंचनी चाहिए। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर के संबंध में आप सभी जानते हैं कि अब आपके अकाउंट में एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी पहुंच रही है। और इस बार वो सब्सिडी जो बैंक अकाउंट्स को दी गई है, आपके बैंक अकाउंट में डाली गई है, वो लगभग 17,000 साढ़े 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी आप लोगों के बैंकों के अकाउंट में डाली गई।
किसान की खेती का कारोबार यह लाभकारी नहीं रह गया है, प्रॉफिटेबल नहीं है। एक सबसे चिंता का विषय है, सभी जानते हैं। और मैं मुझे मालूम है कि बहुत सारे किसान नेता मुझसे मिलते हैं और उन्होंने कहा कि साहब एक साल का समय बीत गया, 1.5 साल बीता, 1.5 साल का समय गुजर गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ आती है, सूखे पड़ते हैं, ओले पड़ जाते हैं, किसान तबाह हो जाता है। कुछ ना कुछ बताइए आप लोग, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाइए। आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मित्रों, ऐसी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ही दिनों के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, फसल बीमा योजना एक ऐसी आने जा रही है कि देश भर का किसान उसका स्वागत करेगा। पूरे देश का किसान उसका स्वागत करेगा, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। और कोशिश हमारी सरकार की यही है, जो भी सब्सिडी देनी है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले हैं उन्हीं में यह क्या है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आपका अकाउंट है, किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा इस खाते के माध्यम से मिलेगी। यह सब सारी योजनाएं जो हमारी सरकार ने प्रारंभ की, क्यों? गांव की हालात को सुधारने के लिए मोटे तौर पर भी कोई यह कहेगा भाई हम गांव की हालात को सुधारना चाहते हैं। और ये बात सच है कि भारत को खुशहाल भारत, समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, तो जब तक गांव, किसान ये खुशहाल और समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक भारत नहीं हो सकता। यह बात तो अपनी जगह सही है। लेकिन मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज के कुछ ही समय पहले भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर है। दुनिया का हर देश तबाह हो गया था। जब एक बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उस समय भी वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया था। दुनिया के जो विकसित देश माने जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी उस आर्थिक मंदी से प्रभावित हुई। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, फख्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का अकेला देश या भारत वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से या भारत काफी हद तक अछूता है। क्यों रहा है? अटल जी के समय इसलिए अछूता था, अटल जी ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, जो सड़क की परियोजनाएं थी, गांव में सड़क बनाने की परियोजनाएं थी, अन्य भी बहुत सारी परियोजनाएं थी, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया था, इतना अधिक पूंजी निवेश किया था कि स्वाभाविक रूप से मांग बढ़ी थी, डिमांड बढ़ी थी। इसलिए उस समय भी भारत वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हो पाया। अभी आज के कुछ ही समय पहले फिर से वैश्विक आर्थिक मंदी का है, लेकिन भारत उतना प्रभावित नहीं हुआ है जितना कि दुनिया के दूसरे देश प्रभावित हुए हैं। तो हमारी सरकार इस हकीकत को समझती है, रूरल डिमांड, ग्रामीण क्षेत्रों की मांग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामान खरीदने की क्षमता, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी यदि नहीं होगी, जैसे दुनिया के सारे देश को ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से प्रभावित हो रहे हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही भारत भी वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। गांव का, किसानों का क्या महत्व है, क्या अहमियत है इस भारत के निर्माण, इसे हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इस देश की अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। किसानों की भी आर्थिक दुनिया बड़ी होनी चाहिए। कितने दिनों तक हिंदुस्तान का किसान छोटी आर्थिक दुनिया, छोटा आर्थिक दायरा बनाकर अपनी जिंदगी गुजारेगा? हम उस दायरे को बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने अभी से बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, और भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं आगे क्या करना, कैसे करना। मैं चार्ज लगाने वाले, हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाने वाले मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आपने तो लंबे समय तक हुकूमत किया है, आपने तो इतना तक भी कभी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान के किसानों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलना चाहिए? सोचा ही नहीं कभी आपने।
पहली बार यदि किसी ने सोचा तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय सोचा गया था। और यही कारण है, चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में हमारी सरकार की असरदारी सरकार है। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोगों ने कर्ज देना, 1% ब्याज दर पर कर्ज देना प्रारंभ किया। कांग्रेस की किसी सरकार, कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती।